ये बाय बॉक्स बेसिकली जो बाय नाउ वाला बटन होता है, दैट्स कॉल्ड द बाय बॉक्स, कि किसके पास बाय बॉक्स है, ठीक है। तो अक्सर होलसेल के स्टूडेंट या होलसेल के सर्विस प्रोवाइडर है वो क्यूरीज कर रहे होते हैं कि बाय बॉक्स विन नहीं हो रहा, बाय बॉक्स जो है हम काफ़ी चीज़ें कर चुके हैं, तो उसकी काफ़ी रीजन होते हैं कि हम स्टडी करेंगे। तो यहाँ पे बाय नाउ पे क्लिक करते हैं और वो वहाँ से बाय हो जाता है, ठीक है। नीचे अगर किसी कस्टमर ने चेक करना है कि ये चीज़ मैंने किसी स्पेसिफिक कस्टमर से बाय करनी है, तो वो यहाँ पे जाके भी चेक कर सकता है इस बॉक्स के अंदर जाके, ठीक है। जैसे अब ये तो बहुत लो प्राइस वाला प्रोडक्ट है ना, अगर किसी ने फॉर एग्जांपल कोई ऐसा प्रोडक्ट बाय करना जो कि $1000 का है, तो अगर आप जाते हैं अभी अमेज़ॉन पे किसी ऐसे हाई प्राइस प्रोडक्ट पे, कोई मोबाइल फ़ोन है, कोई सेल फ़ोन है, कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, तो उसके नीचे बहुत से लोग रिफर्बिश्ड यूज्ड भी बेच रहे होते हैं, तो उसमें उनसे भी लोग लेते हैं जाके, लेकिन ऑब्वियसली उसकी रेटिंग पे, उसके रिव्यूज़ पे डिपेंड करता है जो कि वो प्रोडक्ट बेच रहा है, ठीक है। लेकिन क्योंकि हम तो लो प्राइस वाले प्रोडक्ट्स, इस तरह के प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि $60-70 तक मैक्सिमम उनकी प्राइस होती है, हम वो वाले प्रोडक्ट्स को आगे होलसेल करते हैं। उसमें कस्टमर इतना जाके तरद्दुद नहीं करता कि वो जाके नीचे देखे कि किसका मैंने बाय करना है, किसकी प्राइस कम है, क्योंकि बाय बॉक्स जो मिला हुआ है अमेज़ॉन के एल्गोरिदम की तरफ, तो ये अमेज़ॉन का अपना एल्गोरिदम है बाय बॉक्स की रोटेशन का, इसमें कोई किसी बंदे का नहीं है कि कोई बंदा खुद इसको कर रहा है, ठीक है। तो वो कस्टमर अमेज़ॉन के बाय बॉक्स पे यकीन करता है कि जिसको बाय बॉक्स मिला हुआ है दैट्स ऑथेंटिक, उसी से मैंने बाय करना है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम चेक करते हैं कि बाय बॉक्स की रोटेशन के क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं। सबसे पहला जो फैक्टर है दैट्स द फुलफिलमेंट मेथड, के जो कस्टमर बेच रहा है होलसेल, ठीक है, वो FBA कर रहा है या FBM कर रहा है, क्योंकि होलसेल में बहुत से लोग FBM भी करते हैं, ठीक है। इट्स नॉट के PL प्राइवेट लेवल में लोग कर रहे हैं, होलसेल में बहुत से लोग FBM भी कर रहे हैं। उन्होंने बहुत बड़े वेयर हाउसेस रखे हैं, उसके अंदर वो किसी डिस्ट्रीब्यूटर से, किसी बड़े होलसेलर से प्रोडक्ट ला के रख लें और वो वहाँ से सेल करते हैं, वो अमेज़ॉन के FBA के अंदर रख के नहीं कर रहे। तो अमेज़ॉन का अगर FBA है, ठीक है, तो उसका बाय बॉक्स का मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे, ठीक है। पहला तो ये एक तरीका। दूसरा सबसे मेन चीज़ वो है प्राइस। आप एक ही प्रोडक्ट बेच रहे हैं 50 का, दूसरा बेच रहा है 49.99 का, दूसरा 49.97 का, क्योंकि इसमें हम प्राइस वॉर नहीं करते। अगर हमें कोई ऐसा प्रोडक्ट, यही प्रोडक्ट हमें ये जो इसका है मेंटेलो जो ब्रांड है, हमें ब्रांड से ही मिल जाए प्रोडक्ट और बहुत अच्छे मार्जिन पे मिल जाए, तो इसमें हम प्राइस वॉर नहीं लगाते कि अगर अभी इसकी प्राइस है 32.99 और मैं 28 का भी बेचूँ तब भी मुझे $3-4 का प्रॉफिट है। हम इस तरह की प्राइस वॉर इसमें स्टार्ट नहीं करते, क्योंकि अगर हम प्राइस वॉर स्टार्ट करेंगे तो सारे सेलर्स कर सकते हैं, एक ही चीज़ 4 बंदे बेच रहे हैं। प्राइवेट लेवल में तो हम अलग बेच रहे हैं, हमारा अलग प्रोडक्ट है, दूसरे का अलग प्रोडक्ट, ठीक है, हमारी ऑफर और हो सकती है, दूसरे की और हो सकती है। लेकिन इसमें अगर आप प्राइस वॉर स्टार्ट करेंगे तो खुद अपने पैरों में कुल्हाड़ी मारेंगे, क्योंकि अगर आपने प्राइस वॉर स्टार्ट की तो अगला जो है, क्या पता वो आपसे बड़ा सेलर है, यू नेवर नो, उसने क्या पता इस ब्रांड से बहुत अच्छी डील ली हो, वो क्या पता 25 में बेचने लग जाए। तो इसलिए प्राइस वॉर इज़ नॉट गुड। आपने एक ब्रांड से इसके 500 यूनिट बाय कर लिए और आपने प्राइस वॉर स्टार्ट कर दी है, 50-100 यूनिट बिक गए, बाकी 400 किधर जाएंगे, ठीक है, आप नहीं बेच सकते उसको। इसलिए प्राइस जो है वो बहुत डिपेंड करती है, लेकिन प्राइस वॉर नहीं हम स्टार्ट करते। अगर 32.99 है तो मैं पहले तो इसी प्राइस पे बेचूंगा, मैं कोशिश करता हूँ इसी पे मुझे बाय बॉक्स मिल जाए। मैं 2-3 दिन देखूंगा मुझे बाय बॉक्स कितनी दफ़ा मिला है, कितनी दफ़ा मेरा प्रोडक्ट सेल हुआ है। नहीं हो रहा तो 1 सेंट नीचे कर दूंगा, 32.99 है 32.97 कर दूंगा, 2 सेंट नीचे कर दूंगा। इस तरह नहीं करूंगा कि 32.99 तो 31.99 कर दूंगा, इस तरह भी नहीं करूंगा। तो इस तरह हम प्राइस के साथ खेलते हैं इसमें, ठीक है। थर्ड चीज़ जो कि प्राइवेट लेवल में नहीं मैटर करती लेकिन इसमें बहुत मैटर करती है, दैट्स द शिपिंग टाइम। जब हम होलसेल FBA करते हैं तो 50 से 100 यूनिट बाय करते हैं, ठीक है, और वो पूरे अमेरिका की अगर एग्जांपल लें तो पूरे अमेरिका के जो हमारे फुलफिलमेंट सेंटर्स हैं उसमें वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, ठीक है।
100 बाई किए हैं, 20 न्यूयॉर्क में चले गए, 20 लॉस एंजलिस में चले गए, 20 शिकागो में चले गए, 20 टेक्सास के किसी स्टेट में चले गए, 20 जॉर्जिया चले गए, 20 एरिजोना चले गए, 20 जो है कहीं और, ठीक है, तो हमारे 100 तकरीबन हो गए। अब किसी ऐसे इलाके से हमें ऑर्डर मिलता है जहाँ पे हमारी सेल बहुत ज़्यादा थी। फॉर एग्जांपल न्यूयॉर्क में जो प्रोडक्ट हम बेच रहे हैं उसकी सेल बहुत ज़्यादा है और हमारा सारा जो यूनिट्स हैं बिक चुके हैं अमेज़ॉन के जो न्यूयॉर्क में वेयर हाउस है। अब वहाँ का जो कस्टमर है जब वो ऑर्डर करेगा, ठीक है, हमारी इन्वेंट्री वहाँ पे ख़त्म हो चुकी है या हमारी इन्वेंट्री वहाँ पे ना होने के बराबर है, ठीक है, 1-2 यूनिट्स रह गए हैं, तो उस एरिया का अगर कस्टमर बाई करना चाहेगा तो वो फिर हमारा बाई नहीं होगा। फिर जो और सेलर्स हैं जो ओके वो प्रोडक्ट बेच रहे हैं, ये आपको मैं लाइव भी दिखाऊंगा, बल्कि अभी एक प्रोडक्ट हम देखेंगे उसका हम सिर्फ जिप कोड चेंज करेंगे, जिप कोड चेंज करेंगे, बाय बॉक्स भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो वहाँ का कस्टमर अगर बाय करेगा तो वो ये नहीं है कि वो मुझे फिर लॉस एंजलिस से शिप करेगा, ठीक है। अमेज़ॉन मेरी खाला का बेटा नहीं है कि वो लॉस एंजलिस लेके डिलीवर करेगा। वो क्या करेगा कि वो जो कोई और सेलर है जिसकी न्यूयॉर्क के वेयर हाउस में इन्वेंट्री पड़ी हुई उससे बाय हो जाएगा। अब आपकी प्राइस भी कम थी लेकिन आपसे बाई नहीं हुआ क्योंकि वो जो प्रोडक्ट है वो न्यूयॉर्क के वेयर हाउस में नहीं पड़ा हुआ और ऑर्डर है न्यूयॉर्क से। तो इस तरह शिपिंग टाइम जो है अगर कहीं ज़्यादा आ रहा है तो उस पर भी बाय बॉक्स चेंज हो जाएगा, किसी और सेलर के पास बाय बॉक्स चला जाएगा, ठीक है। प्राइवेट लेवल में ये चीज़ मैटर नहीं करती। प्राइवेट लेवल में इररिस्पेक्टिव ऑफ दिस बाय बॉक्स शिपिंग टाइम हमेशा सेम रहता है। आप अगर अपना कोई प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं या किसी प्रोडक्ट को मॉनिटर भी करते हैं और आप जिप कोड्स चेंज करते हैं, ठीक है, अगर आज है 6 अगस्त, ठीक है, तो 6 अगस्त अगर है तो जिप कोड चेंज करेंगे तब भी 7-8 अगस्त आएगी, ठीक है। लेकिन इसमें मैटर करता है सेकेंडली स्टॉक अवेलेबिलिटी, कि कितना स्टॉक आपका अवेलेबल है, ठीक है। आपका कंपेटिटर है उसने रखा हुआ है जी 200 का स्टॉक, आप 10-20 के स्टॉक के साथ compete कर रहे हैं तो आपको बाय बॉक्स आपको भी थोड़ा सा कम मिलेगा। तो हम जब प्रोडक्ट देख रहे होते हैं हंटिंग तो हम ये स्टॉक को भी चेक करते हैं कि हमारे जो दूसरे सेलर्स हैं कि भाई बताता है कि उसके पास कितना स्टॉक पड़ा हुआ है, ठीक है। अगर उसके पास हज़ारों का स्टॉक पड़ा हुआ है, 2-3 ऐसे सेलर्स हैं उनके पास इस प्रोडक्ट का हज़ारों का स्टॉक पड़ा हुआ है, तो फिर हमें सोचना पड़ता है यार कि इनके पास तो 1000 यूनिट्स पड़े हैं, मैंने तो 50-100 यूनिट्स बाई करने हैं, ठीक है। उनके पास प्राइस से खेलने का भी ज़्यादा है, ऑब्वियसली वो बड़ा उन्होंने डील ली होगी, जितने ज़्यादा पैसे फेंकते हैं उतना आपको रिटर्न मिलता है, ठीक है। तो इसलिए इस पर भी वो डिपेंड करता है। नेक्स्ट सेलर फीडबैक, जो आपकी होती है रिव्यूज़, ठीक है, वो होते हैं प्रोडक्ट की पेज के ऊपर, ठीक है, उस स्पेसिफिक प्रोडक्ट के रिव्यूज़ होते हैं। ये जो सेलर फीडबैक्स हैं ये बेसिकली उस सेलर की फीडबैक होती है। वो जो सेलर है वो अगर 20 प्रोडक्ट बेच रहा है तो उन 20 प्रोडक्ट की जो कंबाइन फीडबैक होती है उसको सेलर फीडबैक कहते हैं। जब भी कस्टमर कोई प्रोडक्ट बाय करता है तो उसके पास सेलर फीडबैक देने की भी ऑप्शन होती है, रिव्यूज़ देने की भी ऑप्शन होती है। ये जो लिस्टिंग प्रोमोटर्स हैं जो कि मैंने आपको बताया कि वो रिव्यूज़ बाय करके देते हैं आपको, ठीक है। तो कई दफ़ा ऐसे होता है कि अब तो खैर हम अमेज़ॉन का वाइन प्रोग्राम लेते हैं ना, पहले ये होता था कि रिव्यू हमारा लाइव नहीं होता था, ठीक है। तो जब लाइव नहीं हो रहा और हमने कमीशन के पैसे उसको दे दिए हैं इसको देने, तो लिस्टिंग प्रोमोटर ऑप्शन देता था कि आप रिव्यू की जगह एक फीडबैक ले लो, क्योंकि फीडबैक लाइव हो जाती है, फीडबैक के इशू नहीं आता। तो फिर हम उसको कहते चलो फीडबैक दे दो। तो फीडबैक जो है वो पूरे स्टोर की, उस पूरे सेलर की आती है। अब फीडबैक जो है वो एक LLC की होती है कि जो आपने LLC USA में क्रिएट की है उसकी क्या फीडबैक है। इसकी मैं आपको एग्जांपल के तौर पे एक दिखाता हूँ। ठीक है, ये एक प्रोडक्ट है, ठीक है। अभी जो जिप कोड लगा हुआ है ना वो ये लगा हुआ है 7001, ठीक है। यहाँ पे ये देखें अभी बाय बॉक्स है इसके पास, ठीक है, अमेज़ॉन से शिप हो रहा है और ये बाय बॉक्स इसके पास है। इसको बेचने वाले कितने लोग हैं? ये सारे लोग हैं इसको बेचने वाले, ठीक है, 6 लोग हैं, ठीक है, न्यू बेचने वाले, ठीक है। ये भी 34.99 के बेच रहे हैं, ये भी 34.99, ये भी 34, ठीक है, ये भी 34, सारे 34 सिवाय इसके, ये 49.99 का बेच रहे हैं।
जब भी आप किसी प्रोडक्ट के जाते हैं तो आपने लिस्टिंग के नीचे देख रहे होते हैं, कोई भी कीवर्ड एंटर किया तो नीचे लिखा हुआ आता है सैमन न्यू एंड यूज्ड। और से अगर देखा हो ना अमेज़ॉन का जब कीवर्ड आप एंटर करते हैं, ठीक है, जैसे कि आप मैं यहाँ पे देख लेता हूँ एक कीवर्ड हम एंटर करते हैं, ठीक है, डॉग विसल जाते हैं। डॉग विसल में ये देख रहे हैं ये, ठीक है, 7.8। इस तरह की कोई भी चीज़ आपको नज़र आ रही है तो इट मीन्स कि कोई इसको होलसेल कर रहा है, जिसको हम अपने अल्फाज में मी टू कहते हैं, कि मैं भी बेच रहा हूँ और आप भी बेच रहे हैं, ठीक है। तो न्यू यूज्ड एंड टू यूज्ड एंड न्यू ऑफर्स, तो इस तरह की कोई भी आप प्रोडक्ट देखते हैं तो उसका मतलब है कि उसके नीचे होलसेल हो रहा है, ठीक है। उसको लोग या तो यूज़ करके बेच रहे हैं या उसको होलसेल करके बेच रहे हैं, ठीक है। तो ये इस तरह के मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स के नीचे आपको नज़र आएगा। तो ये मैंने प्रोडक्ट ओपन किया, ठीक है, ये इसका बाय बॉक्स अभी फ़िलहाल इसको मिला हुआ, ठीक है। बाकी हम एनालाइज बाद में करेंगे कि इसको किस तरह मिला हुआ। अब हम अगर इसको ओपन करें, ठीक है, इस शॉप को, तो ये फीडबैक नज़र आ रही है, इस पूरी शॉप की ये फीडबैक्स नज़र आ रही हैं। अब ये जो फीडबैक्स हैं ये देखने सारी बहुत अच्छी हैं सिवाय एक बात के अलावा, ठीक है। यहाँ पे आप देख लें 30 डेज़ की, 90 डेज़ की, 12 मंथ्स की, तो आपकी अगर सेलर फीडबैक्स भी अच्छी नहीं आ रही हैं, ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं, क्योंकि रिव्यू तो एक प्रोडक्ट का हो गया ना, ठीक है, एक प्रोडक्ट आपका जो है वो अच्छा चल रहा है, दूसरा प्रोडक्ट आपका नहीं चल रहा, तो वो बैलेंस हो जाता है। लेकिन सेलर फीडबैक आपकी सही नहीं आ रही तो आपका पूरा अमेज़ॉन का अकाउंट जो है वो एट रिस्क है। अमेज़ॉन के अकाउंट की हेल्थ आपकी बहुत लो होगी अगर आपके सेलर फीडबैक्स अच्छे नहीं हैं, 80% से ऊपर नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आप देख लें कि यहाँ पे ये सारी फीडबैक्स हैं। तो ये जो फीडबैक्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं हमारी होलसेल में। जब आप प्राइवेट लेबल करते हैं तो आपकी फीडबैक्स भी बिल्ड हो रही होती हैं आहिस्ता आहिस्ता, ठीक है। अब ये पूरी स्टोर में मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, ठीक है। मैं इसका स्टोर फ्रंट विजिट करूँ तो बहुत सी चीज़ें होंगी इसमें, ठीक है। तो फिलहाल तो एक ही इसने लॉन्च की हुई, तो बहुत से मल्टीपल प्रोडक्ट्स होते हैं। अब मैं आपको यहाँ से चेंज करके दिखाता हूँ कि अब ये इसको मिला हुआ ना, अभी ये नोट कर लें आप। अभी मैं चेंज कर देता हूँ यहाँ पे, इसको मैं करता हूँ 1 ट्रिपल, अभी हम न्यूयॉर्क चले जाते हैं। अभी से यहाँ पे करते हैं, इसको स्टॉप कर जी। लॉस एंजलिस का कर देते हैं। अब देखिए चेंज हो गया, ठीक है। मैंने लॉस एंजलिस का किया है। अब लॉस एंजलिस में कोई बंदा बैठ के बाय करेगा तो अब इससे बाय हो रहा है, उससे नहीं बाय हो रहा, ठीक है। ये चेंज हो रहा है यहाँ पे। अब इसको ओपन करते हैं तो इसकी फीडबैक देख लें, ठीक है। लाडा शॉप 93% पॉजिटिव है, इसकी 94% पॉजिटिव है। तो मैंने जिप कोड चेंज किया तो चेंज हो गया। अब प्राइस क्या आ रही है जी, यहाँ पे 34.99 और ये भी 34.99 पे बेच रहा था, ठीक है। तो प्राइस सेम है, सिर्फ शिपिंग टाइम में फ़र्क है। लॉस एंजलिस में जो शिपिंग टाइम है वो उस सेलर का ज़्यादा आ रहा है, ठीक है, जिसकी वजह से हमारा बाय बॉक्स। तो ये जो बाय बॉक्स की रोटेशन है, ठीक है, ये हमारी बेसिकली मैटर करती है। हम इसमें चेक करते हैं कि बाय बॉक्स की रोटेशन की परसेंटेज अच्छी होनी चाहिए, ऐसी नहीं होनी चाहिए कि एक ही सेलर है वही बेचे जा रहा है, 90% उसी को बाय बॉक्स मिल रहा है, ठीक है। अगर उसी को बाय बॉक्स 90% केसेस में मिल रहा है तो इट मीन्स हमारे चांसेस बहुत कम है। अगर 20 लोग एक प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं और एक बंदे को, एक सेलर को 90% मिल रहा है तो इट मीन्स कि बाकी 19 को फिर वो 10% में से मिलेगा। तो परसेंटेज इक्वल नहीं है। तो हम कीपा के ग्राफ के थ्रू हम चेक करते हैं कि परसेंटेज इक्वल तो ऑब्वियसली नहीं हो सकती कि सबको इक्वल शेयर मिले 20%, लेकिन एटलीस्ट इतना हो कि अगर एक को 30 मिल रही है तो दूसरे को 20, फिर 20, इस तरह करके परसेंटेज हमारी डिवाइड हो, ठीक है।
अच्छा जी, रिकमेंडेड कैटेगरीज कौन कौन सी हैं? ठीक है, सबसे पहले बेबी की आप चीज़ें बेच सकते हैं, ठीक है। बेबी की चीज़ें जो कि नॉन गेटेड हैं, कोई इस तरह की खाने पीने की चीज़ नहीं बेच सकते, ठीक है। हेल्थ एंड हाउस होल्ड की चीज़ें बेच सकते हैं, होम एंड किचन, इंडस्ट्रियल, साइंटिफिक, किचन, डाइनिंग, पेट सप्लाईज। होलसेल में सबसे ज़्यादा अगर काम हो रहा है तो पेट सप्लाईज में हो रहा है, ठीक है। पेट सप्लाईज की बहुत सी चीज़ें जो कि आप लोग होलसेल कर सकते हैं। आर्ट्स एंड क्राफ्ट एंड स्विंग, ठीक है। ऑफिस प्रोडक्ट्स हैं, फैशन, लॉन, स्पोर्ट्स, आउटडोर, टूल्स एंड होम, टॉयज एंड गेम्स। न्यू सेलर्स may not be able to do this product in this category, especially in the last quarter. टॉयज एंड गेम्स की चीज़ें भी आप बेच सकते हैं, लेकिन नए सेलर जो हैं उसको नहीं बेच सकते, खास करके आखिरी 3 महीने में, क्योंकि आखिरी 3 महीने में अमेज़ॉन की थोड़ी रिस्ट्रिक्शन ज़्यादा हो जाती हैं। वो पुराने सेलर्स को ज़्यादा रिकमेंड करते हैं कि वो चीज़ें बेचें, ठीक है। सेकेंडली, कोई ऐसा प्रोडक्ट भी नहीं बेचना अपने न्यू सेलर के लिए, ख़ास तौर पे जिसके अंदर बैटरी इन्वॉल्व। अगर टॉयज़ एंड गेम्स के अंदर ऐसा कोई प्रोडक्ट है जिसके अंदर बैटरीज आ जाती हैं, तो नए सेलर के लिए वो भी रिकमेंडेड नहीं है, क्योंकि नए सेलर की फीडबैक नहीं होती, उसकी फीडबैक्स नहीं बिल्ड हुई होती। तो ओल्ड सेलर्स की फीडबैक बिल्ड हुई होती हैं, प्राइवेट लेबल से के थ्रू भी आपकी फीडबैक्स बिल्ड हो जाती हैं, क्योंकि जब आपका ऐसा कोई प्राइवेट लेबल का प्रोडक्ट है जो कि सक्सेसफुल रन कर रहा है, तो लोग रिव्यूज़ के साथ फीडबैक्स भी देते हैं। तो एज अ न्यू सेलर, क्योंकि बैटरी के प्रोडक्ट में इश्यूज आ सकते हैं, ठीक है, और वो आप होलसेल कर रहे हैं, तो आपने लोकल किसी से बाय किया तो ऑब्वियसली आपको वारंटी भी देनी। किसी बड़े ब्रांड के आप टॉयज़ बेचने लग गए और उसकी बैटरीज में इश्यूज आ गए, ठीक है, तो ऑब्वियसली फिर हम चीज़ों को बैड रिव्यूज़, बैड फीडबैक्स आएंगे, तो फिर हमारा अकाउंट एट रिस्क होगा। क्योंकि होलसेल में हम इंस्पेक्शन नहीं करवाते, होलसेल में हम जिससे बाय कर रहे हैं उससे इंस्पेक्शन नहीं करवाते। इसमें इंस्पेक्शन ऐसे ही है कि नेकेड आई से जाके 3PL वाला देखता है यार ये प्रोडक्ट कैसा है, वो प्रोडक्ट के अंदर जाके तो नहीं देख सकता इसके अंदर बैटरी कौन सी लगी हुई है, जो ऊपर लिस्ट हुई हुई वही लगी हुई है बैटरी। तो इसलिए थोड़ा रिस्क होता है होलसेल में इन चीज़ों का, क्योंकि हमने 50-100 यूनिट बाय करने हैं, उसकी इंस्पेक्शन अमेरिका में कराएंगे तो जितने की हमने बाय की उतने के तो इंस्पेक्शन के चार्जेस होंगे, ठीक है। $600-700 के हमने 100 यूनिट बाय कर ली है, 50 यूनिट बाय कर ली है, उसकी इंस्पेक्शन करवाएंगे तो 100-150 हज़ार ऊपर लग जाएंगे। तो इसलिए इंस्पेक्शन इसमें उस तरह नहीं होती प्रोफेशनल। इसमें हम 3PL पे भिजवाते हैं, वो जो 3PL वाला बंदा है वही उसकी इंस्पेक्शन कर लेता है नेकेड आई से, यार ये प्रोडक्ट ठीक है, फिजिकली देखने में ठीक है, ठीक है, उसके अंदर वो नहीं कर सकता। तो इसलिए टॉयज़ एंड गेम्स और बैटरीज वाले हम रिकमेंड नहीं करते कि आप शुरू में करें। नेक्स्ट प्रोडक्ट्स टू अवॉइड, ठीक है, टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट टू अवॉइड, इजीली ब्रेकेबल, मेड ऑफ ग्लास, जो कि प्राइवेट लेवल में हम करते हैं, फ्रेजाइल नेचर, हैजमेट दैट कैन फायर इजीली एंड आर डेंजरस टू शिप एंड स्टोर मल्टीपल वेरिएशंस। ऐसा प्रोडक्ट जिसके अंदर मल्टीपल वेरिएशंस हैं वो भी हम अवॉइड करते हैं, क्योंकि यू नेवर नो कौन सी वेरिएशन ज़्यादा बिक रही है, ठीक है, ब्लू ग्रीन कौन सा कलर बिक रहा है, साइज कौन सा। तो मल्टीपल वेरिएशंस वाले प्रोडक्ट को भी हम अवॉइड करते हैं होलसेल में। इट इज़ हार्ड टू गेस विच वेरिएशन सेल्स बेस्ट, प्लग्स इनटू इलेक्ट्रिकल सॉकेट्स सेल ओनली वेल नोन एस्टेब्लिश्ड ब्रांड्स। लाइबिलिटी इशूज़, क्वालिटी इशूज़, जो हमारे इलेक्ट्रिकल के आइटम्स हैं वो सिर्फ वेल नोन जो ब्रांड्स होते हैं उन्हीं के हम रिकमेंड करते हैं कि सेल करें। लो जो होते हैं, क्योंकि चाइनीज़ बहुत से ब्रांड आ चुके हैं अमेरिका में भी, तो वो जो लो लेवल के ब्रांड्स हैं उनकी चीज़ों को हम रिकमेंड नहीं करते कि वो चीज़ें बेचें, क्योंकि उनकी क्वालिटी में बहुत फ़र्क होता है, ठीक है। लाइबिलिटी इशूज़ आएंगे, क्वालिटी के इशूज़ आपको आएंगे। अब आ जाता है जी हमारा क्राइटेरिया, ठीक है। USA में, USA एंड UK का ऑलमोस्ट तकरीबन सेम ही है, ठीक है। तो ये क्राइटेरिया, एक मिनट पहले पीछे जाके ज़रा फैन तेज कर दी, फिर से बोलना पड़ा। जी कर सकते हैं। प्राइवेट लेवल एंड होलसेल एक ही अकाउंट में कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप होलसेल प्रॉपर ऑथराइज डीलर से प्रोडक्ट बाय करके कर रहे हैं फिर तो ठीक है। अगर आप होलसेल चाइना से प्रोडक्ट कर रहे हैं, कुछ लोग इसमें ऐसे भी करते हैं, 2 नंबरी भी करते हैं। डिस्ट्रीब्यूटर से बाय किए हैं उन्होंने 50 प्रोडक्ट या 10-20 प्रोडक्ट, बाकी उन्होंने 200 प्रोडक्ट जो है चाइना से सेम कॉपी करके बाय कर ली। अब डिस्ट्रीब्यूटर को क्या पता ये 50 लिस्ट किए हुए, ये मुझसे बाय किए हुए, ये चाइना से बाय किए हैं, ठीक है, क्योंकि आपने डिस्ट्रीब्यूटर ऑथराइजेशन लेटर तो मिल गया, आपने 50 उससे बाय किए हैं और 150 आपने चाइना से मंगवा लिए, क्योंकि ऑब्वियसली चाइना से सस्ते पड़े होंगे। आप डिस्ट्रीब्यूटर ने आपको $5 में दिए, चाइना से आपको $2 में मिल गए। तो ये इस तरह के काम जो करते हैं उनके लिए फिर अकाउंट एट रिस्क होता है, उसमें फिर आप प्राइवेट लेवल ना करें।
लेकिन अगर आप प्रॉपर लेजिटिमेट तरीके से कर रहे हैं, ठीक है, होल सेलर जिससे आप ले रहे हैं प्रोडक्ट उसके ऑथराइजेशन लेटर आपके पास, आपकी कंपनी को ऑथराइज़ किया उसने, आपने इतने प्रोडक्ट्स बाई किए हैं, आपके पास इनवॉइसेस हैं, तो फिर आप कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि अमेज़ॉन कई दफ़ा इनवॉइस पे ही अनगेट कर देता है प्रोडक्ट। आपके पास इनवॉइस है 100 यूनिट्स की, ठीक है, आपने अमेज़ॉन से शेयर की, अमेज़ॉन अनगेट कर देगा, ठीक है, ये इनवॉइस लीगल इनवॉइस है, इसलिए हम एक ही अकाउंट में दोनों कर सकते हैं अगर आप लीगल तरीके से कर रहे हैं। सबसे पहली चीज़ जो कि होल सेल में मैटर करती है, दैट्स द BSR, बेस्ट सेलर रैंक। BSR जो है वो आपका 1 से 60,000 तक होना चाहिए, ठीक है। मैं रिकमेंड करता हूँ 10 से 15,000 तक होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब आप लोग मुझे बताएं कि BSR क्यों मैटर करता है, हैंड रेस करें। वाई BSR मैटर्स, क्यों मैटर कर रहा है BSR, होलसेल में क्यों BSR मैटर कर रहा है? बताएं ना, मैंने कोई ऐसा क्वेश्चन तो नहीं किया कि जो आप लोगों को ना आता हो। क्यों? पहले तो बताएं BSR होता है क्या है, बेस्ट सेलर रैंक क्या होता है, क्या चीज़ होती है, क्या चीज़ शो करती है ये? सर ये इसकी ये BSR जिसका कम होता है उसकी सेल ज़्यादा होती है। सेल ज़्यादा किस सेंस में होती है, किस सेंस में सेल होती है? क्योंकि वो रैंकिंग में होता है। वो रैंक में ना उसका रैंक जैसे अब 10 वाले का अगर लो BSR हाई डैश, व्हाट इज डैश? लो BSR हाई डैश, हाई डैश रेवेन्यू, ठीक है। हाई BSR लो डैश, लो रेवेन्यू। तो बेसिकली अब हमने कीवर्ड्स की तो नहीं करनी ना वर्किंग, अब हमने प्रोडक्ट की करनी है। हमारी सारी वर्किंग अब प्रोडक्ट्स पे होगी। होलसेल में सारी वर्किंग प्रोडक्ट्स पे होती है, कोई कीवर्ड्स पे वर्किंग नहीं की जाती। हमने कीवर्ड को खली वली कर दिया, कीवर्ड्स हमारे लिए अब कोई मैटर नहीं करते। हमें प्रोडक्ट चाहिए जिसकी सेलिंग जो है वो एटलीस्ट 5 फिगर्स में तो हो ना, 10,000 से तो ऊपर, ठीक है। हमें अब प्रोडक्ट्स चाहिए। जब हम प्रोडक्ट्स की बात करते हैं तो जब मोस्ट चीज़ जो मैटर करती है वो है उसका रेवेन्यू। अब रेवेन्यू जो है वो कंसिस्टेंट होना चाहिए ना। अब अगर आप मौजूदा देख रहे हैं BSR जिसका है 100, एक प्रोडक्ट है जिसका 100 BSR है, आज अगस्त के महीने में तो उसका 100 BSR है। आज से 3 महीने पहले क्या BSR था उसका? अगर आज से 3 महीने पहले उसका BSR था 20,000, तो इट मीन्स कि उस टाइम उसका लो रेवेन्यू था। क्योंकि रेवेन्यू को हम किसी ग्राफ की सूरत में नहीं जज कर सकते, हम यूनिट्स की सूरत में जज कर सकते हैं। तो BSR जो है वो होलसेल में कंसिस्टेंट होना चाहिए, जो कि बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अगर आपका BSR कांस्टेंट नहीं है, समर में आपका BSR 100 हो जाता है, विंटर में आपका BSR जो है, या समर के 3 महीने में BSR जो है वो आपका 100 है, इसके बाद थ्रू आउट द ईयर वो 25,000, 20,000, 30,000, 50,000 तक चला गया, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब क्या है? क्या मतलब है इसका? किधर? अजरबैजान, अभी तो इधर ही हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर इस 3 महीने में BSR हो 100 और इसके अलावा साल के पूरे तो 9 महीने उसमें हो 90,000, BSR 90,000, अभी तो 100 है लेकिन पैसे 90,000 था, उसका क्या मतलब? उसकी सेल्स कंसिस्टेंट नहीं है। वो 3 महीने तो सेल हो गया है, लेकिन उसके अलावा साल में वो सेल्स नहीं है, उसकी कंसिस्टेंट नहीं है, फ्लक्चुएशन आ रही है। जिस तरह आप लोग कीवर्ड्स पे वर्किंग करते हैं ना हीलियम 10 पे, तो फ्लक्चुएशन आ जाए बहुत ज़्यादा कीवर्ड्स की उस पर सर्च वॉल्यूम पे, तो क्या करते हैं उसको? सीजनल कह सकते हैं या उसको कहें कि ये प्रोडक्ट ट्रेंड में है, ठीक है। तो अब हमने प्रोडक्ट में देखना है, तो प्रोडक्ट में सब चीज़ जो मैटर करती है वो BSR है। तो BSR हमारा एटलीस्ट हम 6 मंथ्स का चेक करते हैं कि कांस्टेंट होना चाहिए, ठीक है, कि उसमें कांस्टेंट एक फ्लो के तहत रेवेन्यू और BSR। नेक्स्ट, रिव्यूज़ अबव 50,
अब हमने ऐसा प्रोडक्ट करना है जिसके रिव्यूज़ ज़्यादा हैं, ठीक है, 50 बीघा में बल्कि 500 से भी ऊपर रिव्यूज़ होने चाहिए, क्योंकि जितने ज़्यादा रिव्यूज़ होंगे इट मीन्स कि वो एक स्टेबल प्रोडक्ट है, वो अपनी स्टेबिलिटी के फेज़ में आ चुका है, वो कोई नया प्रोडक्ट नहीं है। क्योंकि जितने भी ये प्रोडक्ट थे वो एज अ प्राइवेट लेबल बिके हैं, लॉन्च तो एज अ प्राइवेट लेबल हुई है। जो होलसेल के जितने प्रोडक्ट्स भी अमेज़ॉन पे सेल हो रहे हैं उनकी इब्तदा, उनका स्टार्ट एज अ पीएल हुआ है। हमारे बहुत से ऐसे हैं स्टूडेंट्स, ठीक है, प्राइवेट लेबल सेलर्स जिन्होंने पीएल लॉन्च किया और उन्होंने उसी को होलसेल में कन्वर्ट कर दिया अपने ही प्रोडक्ट को। जब होलसेल पे कन्वर्ट किया तो क्या फ़ायदा हुआ उनको, कि उनको अब झंझट नहीं है कि हमारी इन्वेंट्री सेल हो ना हो, वो पहले से ही लोगों को बेच देते हैं। तो उनका स्टार्ट एज अ पीएल हुआ था। तो जब स्टार्ट हुआ तो ऑब्वियसली 1 2 3 करके रिव्यूज़ बिल्ड होते हैं, जैसे कि हमने बताया आपको प्राइवेट लेवल में। तो अगर उसके रिव्यूज़ 100 150 200 से ऊपर हैं तो इसका मतलब है कि वो स्टेबल प्रोडक्ट है, ठीक है। तो रिव्यूज़ इसमें मिनिमम इतने होने चाहिए। रेटिंग अगेन 4 to 5 जो कि हम प्राइवेट लेवल में भी पढ़ते हैं, ये वो वाली रेटिंग है। क्वालिटी में इश्यूज़ नहीं होने चाहिए। नेक्स्ट, अमेज़ॉन नॉट सेलिंग और आउट ऑफ स्टॉक। अब इसमें जो एक और चीज़ है जो कि बहुत मैटर करती है वो ये है कि ये जितने लोग इसको मी टू करते हैं, होलसेल करते हैं, उसमें कई दफ़ा अमेज़ॉन भी आ जाता है, अमेज़ॉन भी दरम्यान में कूद पड़ता है। तो इसमें कीपा के ग्राफ के थ्रू हम चेक करते हैं कि अमेज़ॉन पिछले 6 महीने में या 1 साल में स्टॉक में नहीं होना चाहिए। अगर अमेज़ॉन बेच रहा है उस प्रोडक्ट को, अब तो फिर हम अमेज़ॉन से कम्पीट नहीं कर सकते, ठीक है। अमेज़ॉन से कम्पीट करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हमारे पास वो समझ लें कि मार्जिन्स नहीं होंगे जो अमेज़ॉन के पास है। तो इसमें कीपा के ग्राफ के थ्रू हम चेक करते हैं कि अमेज़ॉन जो है वो उसके अंदर है। इसमें एक येलो ग्राफ होती है जो कि स्क्रीन ऑफ डेथ कहते हैं जिसको, जिस तरह ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ होती है उस तरह वो येलो वाली स्क्रीन ऑफ डेथ होती है कि जिसमें अमेज़ॉन आ गया। तो अमेज़ॉन नहीं होना चाहिए उसमें, ठीक है। तो आउट ऑफ स्टॉक होना चाहिए। न्यू ऑफर्स 5 to 25। बेसिकली न्यू ऑफर्स क्या होती हैं कि वो जो प्रोडक्ट है, ठीक है, जैसे कि अब यहाँ पे देखें ये जो प्रोडक्ट, ठीक है, इसके नीचे जो ऑफर्स हैं जो लोग बेच रहे हैं वो एटलीस्ट 5 न्यू सेलर्स होने चाहिए, कम से कम भी। यानी कि ऐसा कोई प्रोडक्ट ना हो जिसमें कहें कि इसमें कोई मी टू नहीं कर रहा, या 1 या 2 बंदे मी टू करके बैठे हुए हैं, न्यू करके बेच रहे हैं। उसमें हम जज नहीं कर सकते कि बाय बॉक्स की रोटेशन कैसे हो रही है। अगर 5 सेलर्स होंगे तो हमें बाय बॉक्स की रोटेशन को जज करने में आसानी हो जाएगी। 2 बंदों में कितनी हो रही है उसमें हमें मुश्किल होगी। एक को 50 मिल रही है, दूसरे को भी 50 मिल रही है। लेकिन जब 5 सेलर उसमें ऐड होंगे तो हमें पता चल जाएगा कि परसेंटेज क्या है रोटेशन की, ठीक है, 15% है, 18% है, क्या परसेंटेज आ रही है। तो एटलीस्ट 5 सेलर्स होने चाहिए। मैक्सिमम जो लिमिट है उसकी वो हमारी है जी 5 to 25, यानी कि 25 तक मैक्सिमम होने, ठीक है। अब न्यू ऑफर्स में भी FBA सेलर्स एटलीस्ट 2 होने चाहिए। मतलब कि न्यू ऑफर्स में FBM सेलर्स भी हो सकते हैं, ठीक है। तो हमने ये कहा है कि जो 2 नई ऑफर्स होंगी, ठीक है, जो 5 ऑफर्स होंगी उसमें एटलीस्ट 2 FBA के सेलर्स होने चाहिए, क्योंकि हमने होलसेल FBA करना है, होलसेल FBM नहीं करना। तो न्यू ऑफर्स जो हैं उसमें 2 एटलीस्ट होने चाहिए। सेकंड, स्टैंडर्ड, ठीक है, नॉट मोर देन 2.5 kg। जो पैकेज वेट है वो 2.5 kg से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जो रेवेन्यू है वो मिनिमम 10,000 होना चाहिए, मिनिमम 10,000 मिनिमम जो आपका रेवेन्यू होना चाहिए। प्राइस $12 से $50 के दरमियान है एंड वेरिएशंस नॉट मोर देन 3। सेम अबव क्राइटेरिया कैन बी यूज फॉर USA एंड UK मार्केट प्लेसेस। सेम हमारा क्राइटेरिया, ठीक है। UK का भी सेम है। आप $12 को $12 को पाउंड में कन्वर्ट करते हैं, $50 को पाउंड में कन्वर्ट करें। बाकी सारी चीज़ें UK की एंड USA की सेम है, लेकिन होलसेल UK में बहुत कम है बिकॉज ऑफ बैड की वजह से, बैड के इश्यूज़ की वजह से UK में होलसेल बहुत कम है। अगर कोई कर भी रहा है UK में होलसेल तो वो FBM के थ्रू कर रहा है, FBA के थ्रू नहीं कर रहा, क्योंकि फीसेस अमेज़ॉन को देते हैं, ठीक है। तो वो आप FBM करते हैं तो फीसेस बहुत कम हो जाती है। तो UK में FBM ज़्यादा चलता है।
अच्छा जी, अगला क्राइटेरिया है वो है कनाडा। कैनेडियन मार्केट में भी होलसेल होता है और ऑस्ट्रेलियन मार्केट में भी हो रहा है। सेम BSR आपका 1 से 60,000। इसमें रिव्यूज़ अबव 20 होने चाहिए आपके, ठीक है। रेटिंग आपकी 4 to 5। अमेजॉन नॉट सेलिंग और आउट ऑफ स्टॉक। न्यू ऑफर्स 5 से 25। FB सेलर्स 2। सेम है सारी चीज़ें सवाई इसमें जो रेवेन्यू है ये ऊपर चला गया। रेवेन्यू आपका $3,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर मिनिमम होना चाहिए। प्राइस आपकी 15 से 50 ऑस्ट्रेलियन डॉलर एंड वेरिएशंस नॉट मोर देन 3, ठीक है। अच्छा, यूई मार्केट में भी होलसेल होता है। यूई मार्केट में भी बहुत से लोग होलसेल करते हैं, ठीक है। तो यूई मार्केट में अभी कल परसों ही 3-4 दिन पहले हीलियम 10 में ऑप्शन आ गई है। आप यूई मार्केट की भी हंटिंग कर सकते हैं, ठीक है। आप एक्सटेंशन भी चला सकते हैं और हंटिंग भी कर सकते हैं कीवर्ड्स, इससे पहले तक ये चीज़ नहीं थी, ठीक है। तो हीलियम में अब नई मार्केट प्लेस भी ऐड हो गई है यूई की, ठीक है। तो वहाँ पे आप देख सकते हैं चीज़ों को। ऑब्वियसली होलसेल की हंटिंग तो इतनी नहीं हो सकती, लेकिन आप वैसे जनरल ओवरव्यू के लिए कर सकते हैं। यूई मार्केट में किसी ने करना है तो 1 से 50,000 तक, ठीक है। रिव्यूज़ अबव 10 होने चाहिए, क्योंकि छोटी मार्केट इसलिए हमने रिव्यूज़ का कम रखा हुआ है। रेटिंग 4 to 5। अमेजॉन नॉट सेलिंग। न्यू ऑफर्स 5 to 25। FB सेलर्स एटलीस्ट 2। बाकी सारी चीज़ सेम है, सवाए रेवेन्यू जो है वो हमारा 2,000 दरम तक होना चाहिए, ठीक है। प्राइस हमारी 20 दरम से 70 दरम तक होनी चाहिए, ठीक है। वेरिएशंस नॉट मोर देन 3, ठीक है। इस तरह हम यूई में करते हैं, ठीक है। अब बारी आ जाती है जी टूल्स की। कौन से टूल्स हम यूज़ करते हैं बेसिकली हंटिंग के लिए, ठीक है। प्रोडक्ट हंटिंग थ्रू टूल्स बाय इम्प्लीमेंटिंग हॉट प्रोडक्ट अपॉर्चुनिटी एंड वाई दे आर नेसेसरीज, ठीक है। सबसे पहले हम यूज़ करते हैं प्रोडक्ट रिसर्च, अंडरस्टैंडिंग ग्राफ एंड कैलकुलेटर, प्रोडक्ट डिज़ाइन रिफाइंड थ्रू डिफाइंड क्राइटेरिया। सबसे पहले हमने हीलियम 10 को यूज़ करना है। हीलियम 10 के थ्रू हम इसको फाइंड आउट करेंगे। अब हीलियम 10 हम ओपन करते हैं। ये अमेज़न बहुत बड़ी सियासत खेल रहा है क्या? मैं कौन सा टूल यूज़ होता है? हाँ ना, सियासत खेल रहा है ना। जैसे हम प्रोडक्ट ढूंढते हैं ना, इसको पता चल जाता है कि इस प्रोडक्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा लोग बेच रहे हैं, फिर वो खुद बेचना शुरू कर देता है। वो हमसे हमें इस्तेमाल कर रहा है अमेज़न। सारी आवाम पागल है। हाँ ना, मुझे भी यही लगता है। अच्छा जी, हीलियम 10 में हम जाएंगे। हीलियम 10 में हम जाके